हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एग्जाम फीवर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, साइकोलॉजी का चैप्टर नंबर 10 है उपलब्धियों का मूल्यांकन और विभिन्न प्रकार के प्रश्नों का निर्माण। उस चैप्टर से संबंधित हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आप लोग भी मेरे साथ साथ क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। मेरे आंसर बताने से पहले खुद आंसर बता करके उसे मेरे द्वारा दिए गए आंसर से मैच कीजिए। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, मैं प्रत्येक क्वेश्चन की व्याख्या देकर के आपको समझाऊंगा उसके आंसर को, तो आप अच्छे से समझिए। सतत और व्यापक मूल्यांकन यानी कि CCE के लिए सबसे उपयुक्त तार्किक आधार है अधिगम के एक से अधिक पहलुओं का आकलन करना, मूल्यांकन के अवसरों का अधिकतमीकरण या मानव व्यक्तित्व की समग्र प्रकृति या फिर शिक्षकों पर बोझ बढ़ाना। यहाँ पर आपको आंसर बताना है कि जो CCE है, सतत और व्यापक मूल्यांकन, इसके लिए सबसे उपयुक्त तार्किक आधार क्या है। तो CCE जो है वो छात्रों के मूल्यांकन की विद्यालय आधारित प्रणाली है और यह छात्र के व्यक्तित्व के सभी पहलुओं से संबंधित है। यह पाठ्यक्रम की वह पहल है जो परीक्षण के बजाय समग्र अधिगम पर बल देती है। यानी कि पहले ऑप्शन को आप देखेंगे, अधिगम के एक से अधिक पहलुओं का आकलन करना होता है CCE के अंतर्गत, सतत और व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत। तो पहला ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलेंगे। एक छात्र मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठोर परिश्रम करता है ताकि प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण कर सके, आंतरिक रूप से, बाह्य रूप से, व्यक्तिगत रूप से या अनुभवात्मक रूप से। तो जब कोई भी व्यक्ति जब आंतरिक कारकों से प्रेरित होता है तो उसे आंतरिक रूप से प्रेरित व्यक्ति के रूप में माना जाता है। यानी कि सेल्फ मोटिवेटेड जब वो होता है तो उसे क्या बोलते हैं, आंतरिक रूप से प्रेरित। और कुछ आंतरिक कारक कौन से होते हैं, जैसे कि कुछ नया करने की इच्छा, स्वतंत्र बनना, वह पाना जिसे व्यक्ति जीवन में पाना चाहता है, या फिर अपने योगदान के लिए मान्यता मिलना, व्यक्ति की शैक्षिक पृष्ठभूमि या फिर व्यक्ति की व्यावसायिक पृष्ठभूमि और संबंधित क्षेत्र में अनुभव। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो उसके अंदर से मोटिवेट होती हैं, प्रेरित होती हैं, तो उन्हें बोलते हैं आंतरिक रूप से प्रेरित होना। 2 का ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि कक्षा परीक्षणों में अच्छा प्रदर्शन करने में बच्चे की विफलता से हम विश्वास करने लगते हैं कि आकलन वस्तुनिष्ठ है और स्पष्ट रूप से विफलताओं की पहचान करने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। दूसरा ऑप्शन है पाठ्यक्रम, शिक्षण और आकलन प्रक्रियाओं पर विचार करने की आवश्यकता है, या फिर व्यवस्था उन पर कितना भी कठिन प्रयास करे कुछ बच्चों को अनुत्तीर्ण होना ही है, या फिर बच्चे कुछ विशेष क्षमताओं और कमियों के साथ पैदा होते हैं। जब क्लास के जो एग्जाम्स होते हैं उनमें जब अच्छा प्रदर्शन करने में कोई बच्चा विफल हो जाता है तो वह विश्वास क्या करने लगता है, इन चारों में से आपको वो बताना है। तो बच्चे की जो विफलता है वो पाठ्यक्रम के अध्यापन और मूल्यांकन की भी विफलता है, सिर्फ और सिर्फ बच्चे की ही फेलियर नहीं है। वहाँ पर जो टीचिंग हो रही है और जो वहाँ पर एवेल्युएशन यानी कि मूल्यांकन चल रहा है उसकी भी विफलता है। तो छात्र के विषय में किसी भी प्रकार का निर्णय लेने से पहले हमें उन सभी बिंदुओं पर चिंतन करने की आवश्यकता है जिसकी वजह से ये होता है। तो कहने का मतलब है ऑप्शन नंबर 2 कि पाठ्यक्रम, शिक्षण और आकलन प्रक्रियाओं पर विचार करने की आवश्यकता है, न कि उस छात्र को दोष देने की। 3 का ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है अभी, निम्न में से कौन सा कथन शिक्षार्थियों में रचनात्मकता को पोषित करता है या बढ़ाता है। स्कूली जीवन के प्रारंभ से ही उपलब्धि लक्ष्यों पर बल देना, परीक्षा में अच्छे प्राप्तांकों के लिए छात्रों की कोचिंग करना, अच्छी शिक्षा के लिए व्यवहारिक मूल्यों को छात्रों को बतलाना, या फिर प्रत्येक शिक्षार्थी की आंतरिक प्रतिभा को पोषित करना ताकि उनमें प्रश्न पूछने की क्षमता विकसित हो सके। इन चारों में से कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से जो बच्चे हैं उनमें रचनात्मकता बढ़ती है या पाली जाती है। ऑप्शन नंबर 4 ही इसका सही है, क्योंकि बच्चों के जो मानसिक विकास है उसके द्वारा ही रचनात्मकता को बढ़ाया जा सकता है। तो बच्चों को जब समस्या हल करने, उसके बारे में चिंतन करने और नए तरीकों और विचारों को खोजने के लिए जब उन्हें अवसर या उपलब्ध मिलेगा या अवसर दिया जाएगा या उन्हें उसके लिए मोटिवेट किया जाएगा तो उनके अंदर रचनात्मकता बढ़ेगी। 4 का ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि मन का मानचित्रण का अर्थ है मन का चित्र बनाना, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान, समझ को बढ़ाने की एक तकनीक, खोजी प्रवृत्ति की कार्य योजना। तो मन का मानचित्रण किसी विषय या फिर कोई लेख पर अपनी समझ को बढ़ाने की एक तकनीक है। यह किसी विषय पर सोच और समझ को बढ़ाने से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 3 होगा कि समझ को बढ़ाने की एक तकनीक। क्वेश्चन नंबर 6, जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि बच्चे ने उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया है, बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए थी, व्यवस्था फेल हुई है, या बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है।
तो जब एक बच्चा असफल होता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह अपनी असफलता के लिए स्वयं जिम्मेदार है। यहाँ पर शिक्षक का शिक्षण रणनीति, मूल्यांकन प्रणाली, स्कूल प्रबंधन, साथियों और पारिवारिक पृष्ठभूमि की असफलता भी मानी जाती है। असफलता होती यानी कि व्यवस्था पूरी की पूरी फेल हुई है। तो 6 का ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्न में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है? लघुत्तरात्मक प्रश्न, मुक्त उत्तर वाला प्रश्न, सत्य या असत्य या निबंधात्मक प्रश्न। तो एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न होता क्या है पहले ये बताइए। जिसका एक विशेष स्तर होता है और इसका कोई विकल्प नहीं होता उसे बोलते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। सत्य या असत्य एक क्लोज एंडेड प्रश्न होते हैं जिनका सिर्फ एक उत्तर सही होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 सही होगा कि सत्य या असत्य ही वस्तुनिष्ठ प्रश्न होता है। क्वेश्चन नंबर 8, एक टीचर प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं। वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र के किस भाग के बारे में ज़्यादा चिंतित है? संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने के बारे में, प्रश्नों के प्रकार के बारे में, विश्वसनीयता के बारे में या वैधता के बारे में? तो वैधता ही होता है एक ऐसा पाठ जो सुनिश्चित करती है कि प्रश्न का आशय या प्रश्न का मतलब उस विषय वस्तु का आकलन करना है जो शिक्षक चाहते हैं और इसमें सभी विषय वस्तुओं को शामिल किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? स्वयं बच्चों द्वारा त्रुटियों को सुधारा जा सकता है, इसलिए शिक्षक को उन्हें तुरंत ही नहीं सुधारना चाहिए। यदि एक शिक्षक कक्षा में सभी बच्चों को त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो यह संकेत करता है कि शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था असफल है। एक शिक्षक को प्रत्येक त्रुटि पर ध्यान नहीं देना चाहिए, नहीं तो सिलेबस पूरा नहीं होगा या फिर प्रत्येक त्रुटि को सुधारने में बहुत अधिक समय लगेगा और एक शिक्षक के लिए थकाने वाला होगा। तो बच्चों के द्वारा जो गलतियां होती हैं उनके संबंध में कौन सा कथन सत्य होगा? इसमें से पहले कथन को देखते हैं कि स्वयं बच्चों द्वारा त्रुटियों को सुधारा जा सकता है, इसलिए शिक्षक को तुरंत नहीं सुधारना चाहिए। तो शिक्षक को जो अपनी त्रुटियां हैं उनको स्वयं सुधारने के लिए बच्चों को एक अवसर दिया जाना चाहिए। उससे क्या होता है कि शिक्षार्थियों को अपनी त्रुटि को खुद ठीक करने में मदद भी मिलती है और इसके लिए वो अलग अलग उदाहरण का भी यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 9 का बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि बच्चों की उपलब्धि अभिप्रेरणा को दृढ़ किया जा सकता है। उन्हें नैतिक कहानियां सुनाकर, उसके निष्पादन पर ध्यान दिए बिना, उनकी प्रशंसा करके, उन्हें संभालने के लिए उत्तरदायित्व देकर या उन्हें यह बताकर कि अच्छी नौकरी के लिए केवल अंक ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो जब बच्चों को जिम्मेदारी या कार्य सौंपा जाता है तो वे महसूस करते हैं कि उन्हें अपने वातावरण में लोगों द्वारा महत्व दिया गया है और यह बदले में उन्हें कार्य को कुशलता से करने के लिए प्रेरित करता है। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 है कि उन्हें संभालने के लिए उत्तरदायित्व दे करके बच्चों की उपलब्धि अभिप्रेरणा को दृढ़ किया जा सकता है। 10 का ऑप्शन नंबर 3 सही है। आपको क्वेश्चंस कैसे लगे, क्वेश्चंस के आंसर आपके कितने सही हुए, कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।